अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में बच्चों हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है टॉपिक पढ़ना है। बच्चों ये टॉपिक जो है वो आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चों हम जो है वो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने डेफिनेशन स्टार्ट किया तो आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले बच्चों हम एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो एक्सप्लेनेशन को जो है वो आप डेफिनेशन के बाद लिखते हैं। तो ये चीज आपने जो है वो बच्चों ज़हन में रखनी है। तो पहले बच्चों एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे हम। When a light ray is incident at a boundary between two different media, it split into two parts। जब एक लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जब बाउंड्री पे टकराती है तो वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर बच्चों ये हमारे पास जो है वो एक गिलास है और यहाँ से लाइट जो है वो एयर में जा रही है। तो गिलास एक मीडियम है और एयर दूसरा मीडियम है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। पहला हिस्सा बच्चों वन पार्ट रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू ओरिजिनल मीडियम दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। लाइट का एक हिस्सा अपने ही मीडियम में वापस आ जाता है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे का नाम देते हैं। सेकंड पार्ट पासेस इनटू द सेकंड मीडियम, जिसको हम ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। इसका दूसरा हिस्सा बच्चों ये दूसरे मीडियम में चला जाता है, जिसको हम जो है वो ट्रांसमिटेड पार्ट कहते हैं या रिफ्रैक्टेड पार्ट कहते हैं। बच्चों जब आप रिफ्लेक्शन का अमल इस्तेमाल करेंगे तो आप रिफ्लेक्टेड रे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और जब आप रिफ्रैक्शन का अमल इस्तेमाल करेंगे तो आप उस रे के लिए रिफ्रैक्टेड रे का लफ्ज़ जो है वो वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्टेड का जो है वर्ड हम यूज करेंगे। अब कहता है बच्चों कि इसके आपको बुक में तीन बच्चों डायग्राम दी हुई है। ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम एक्सप्लेन की कि इंसिडेंट रे थी, दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक हिस्सा रिफ्लेक्टेड हो गया और दूसरा रिफ्रैक्टेड हो गया। अब हमारे पास दो मजीद डायग्राम है। अब बुक में कहता है बच्चों इस डायग्राम की जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अगर ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है इसका हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा दें, यानी कि ये हमारे पास अगर 30 डिग्री है तो इसको 45 कर दें, तो यहाँ से जो है हमारे पास रिफ्लेक्ट होने वाली रे और रिफ्रैक्ट होने वाली रे उनका एंगल भी जो है वो बढ़ जाएगा। द मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस द ग्रेटर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है वो बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से रे दूसरी जो है वो भेजी है, और यहाँ से क्या होगा कि जो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होगी उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जो है वो बढ़ जाएगा। कहता है बच्चों एट अ पर्टिकुलर एंगल एक खास एंगल ऐसा आएगा द रिफ्लेक्टेड रे नो लॉन्गर एंटर्स द सेकंड मीडियम। उस खास एंगल के लिए जो रिफ्रैक्ट होने वाली रे है वो सेकंड मीडियम में नहीं जाएगी, बट ट्रेवल्स अलोंग द बाउंड्री, बल्कि वो क्या करेगी कि बाहर जाने के बजाय इस बाउंड्री जो कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड मीडियम के दरमियान है इसके अलोंग ट्रेवल करेगी और इस नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाएगी। इस बच्चों एंगल को जो कि हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे बना रही है इसको हम क्रिटिकल एंगल का नाम भी देते हैं, जिसकी डेफिनेशन हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे। तो कहता है बच्चों कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाता है, और एक खास पॉइंट ऐसा आता है बच्चों जहां पे जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 हो जाता है। उस खास एंगल को जो है हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हम जो है वो अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या होता है। अच्छा बच्चों अब हम जो है वो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कहते हैं बच्चों वो एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होगा उसको जो है हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आपने बच्चों अभी देखा कि जैसे जैसे हम जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक वो पॉइंट आएगा जिसके अंदर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा देंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बाउंड्री के साथ साथ जो है वो बेंड हो जाएगा। इस एंगल को जो है बच्चों हम जो है वो क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। कहता है कि अगर हम इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ एंगल इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल। अगर आप इस एंगल को जो है मजीद आप बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि जो है वो लाइट जो है वो जो मीडियम के साथ बेंड हो गई है वो लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी। ये लाइट जिसने बाहर जाना था, जिसने असल में रिफ्रैक्ट होना था, वो अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इस संबल को बच्चों जिसके अंदर लाइट ने रिफ्रैक्ट होना था लेकिन हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया
कि वो रिफ्रैक्शन की बजाय अपने ही मीडियम में वापस आ गई। इस अमल को जो है बच्चों हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कहता है बच्चों कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल द लाइट रे डज नॉट रिफ्लेक्ट एट ऑल। अब रिफ्रैक्शन होगी नहीं, इट रिफ्लेक्ट्स एंटायरली बैक टू द सेम मीडियम, वो सारी की सारी वापस अपने मीडियम में आ जाएगी। तो इसको जो है बच्चों डेफिनेशन की शक्ल में हम कैसे लिखेंगे, इट इज अ फिनोमेना, ये कैसा अमल है, ऑफ रिफ्लेक्शन जिसके अंदर रिफ्लेक्शन हो रही है, ऑफ लाइट रे बैक टू द सेम मीडियम, लाइट अपने ही मीडियम में वापस आ रही है। व्हेन पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाह रही थी, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो है वो ज्यादा होने की वजह से वो बाहर जाने की बजाय अपने ही मीडियम में वापस आ गई है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इस अमल की वजह से जो है लाइट का वापस आ जाना, इसको बच्चों हम जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। दोबारा डेफिनेशन देख लें, इट इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे बैक टू द सेम मीडियम व्हेन पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में जाना था लेकिन वापस अपने ही मीडियम में वापस आ गई है। इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल। और ये कब होगा, कंडीशन इसकी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो इस अमल के अंदर जो है वो लाइट रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह लाइट का जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाना बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जो एक छोटा सा टॉपिक है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर जो है हमने कुछ इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो बच्चों टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों इससे पहले हम स्नेल्स लॉ पढ़ के आए हैं जो कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होते, लेकिन वो जो है उनके दरमियान एक रेशियो होती है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों की जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होती है, और इस कांस्टेंट को जो है बच्चों हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। उससे जो है बच्चों हमारे पास इक्वेशन ड्राइव होती है n1 sin i is equal to n2 sin r। यहाँ से बच्चों हमारे पास n1 जो है वो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, i जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है पहले मीडियम के लिए, तो इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले मीडियम के लिए, और इसी तरह इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो दूसरे मीडियम के लिए, जिसके अंदर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। n2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और r जो है बच्चों दूसरे मीडियम का जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पहले मीडियम का एंगल का साइन इज इक्वल टू पहले मीडियम का दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे मीडियम के एंगल का साइन। तो ये बच्चों हमारे पास स्नेल्स लॉ की इक्वेशन है। यहाँ से वो कहता है कि व्हेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स द रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90। हमने बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो है पहले हमारे पास क्रिटिकल एंगल होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 हो जाता है। तो हम जो है वो इस r यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह पे 90 प्लेस करेंगे, तो sin 90 हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास n1 sin i is equal to n2 और r की जगह पे 90 आ जाएगा। sin 91 होता है बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल जो है वो n2 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन बराबर बन जाएगी n1 sin i is equal to n2। यहाँ से बच्चों कहता है कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है ना, तो हम i की जगह पे c लिख देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों n1 i की जगह पे c लिखेंगे, n2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से जो है हमने क्रिटिकल एंगल की जो है इक्वेशन ड्राइव करनी है। क्रिटिकल एंगल की जो इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम n1 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। लिखता है बच्चों कि टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल वी रीअरेंज इट एज n1 को उधर जाके डिवाइड करेंगे तो n2 बटा n1, और यहाँ से सिंपल सी एंगल निकालने के लिए साइन जो इसके साथ है ये जो है वो इक्वेशन में दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बच्चों होगी sin इनवर्स n2 बटा n1। अब बच्चों हमें ये पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो जवाब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए उसने कहा बच्चों कि दिस इक्वेशन ओनली वर्क्स व्हेन n1 इज ग्रेटर देन n2। n1 को हमेशा n2 से ज्यादा होना चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बच्चों जब जो है वो लाइट एयर से दूसरी तरफ एयर में जा रही हो तो फिर दोनों n1 जो है बराबर हो सकते हैं, लेकिन n1 हमेशा जो है वो n2 से ज्यादा होना चाहिए। n1 यानी कि डेंसर होना चाहिए n2 से, मीनिंग द लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। लाइट को जो है वो डेंसर मीडियम, जैसे अभी हमने देखा कि शीशे से निकल कर हवा में जा रही है, डेंसर से लाइटर में ट्रैवल करना है।
इफ द सेकंड मीडियम इज एयर, अगर जो है वो जहां से लाइट बाहर जा रही है वो एयर है, तो n2 हमें पता है जो एयर के लिए जो है वो 1 होती है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन के अंदर जो है 1 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास sin c n2 की जगह पे एयर के लिए 1 आ जाएगा, 1/n1 आ जाएगा। और अगर बच्चों हम जो है वो इसको, चूंकि हमारे पास ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन आ गई है, तो हम इस 1 को जो है वो चूंकि हमने इसके अंदर डिफरेंस नहीं करना, इस 1 को हम खत्म नहीं कर सकते। यहाँ से जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बची है बच्चों sin c 1/n, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके बच्चों हम उस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं जिसका हमें जो है वो क्रिटिकल एंगल मालूम हो। मिसाल के तौर पर जो है इसी इक्वेशन से हम ड्राइव करेंगे तो n जो है वो इक्वेशन के जो है इस तरफ आ जाएगा ऊपर, और c जो है वो बटे के नीचे चला जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों n = 1/sin c। क्योंकि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसके साथ जो 1 है उसको हम जो है वो नहीं भी लिखेंगे, तो हमारा पर्पस जो है बच्चों सर्व हो जाएगा। तो इसके एंड पे बच्चों को एक यही लाइन ऐड करता है कि ये वाला जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल जो है वो सिर्फ तब होगा जब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से निकलेगी और लाइटर मीडियम की तरफ जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो चूंकि इसके अंदर एक छोटी सी डेरिवेशन भी है, इसके अंदर 2 डेफिनेशन भी हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है, सिंपल सी डायग्राम भी है, इस वजह से जो है ये आपका टॉपिक जो है वो एग्जाम के लिहाज से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जब अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बच्चों तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, फिर आप क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और लास्ट में बच्चों आप ये डेरिवेशन के जो है वो 4-5 स्टेप्स हैं ये जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे जो है बच्चों हमारा आज का टॉपिक जो है वो खत्म होता है।